Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is semen analysis. आज हम पढ़ेंगे semen analysis के बारे में। बेटा मैंने प्रीवियस में इसके एक वीडियो बना चुका हूँ semen analysis का, आप प्लीज़ ज़रूर वो देखिएगा कि उसमें मैंने बताया हूँ जनरल कंसिडरेशन बताया हूँ कि semen analysis एक्चुअली क्यों किया जाता है। वो चीज़ मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ और भी बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर करा हूँ मैं, और उसके फिजियोलॉजिकल जो फ्लूइड होता है सीमन उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने उसमें डिस्कस किया गया है। और ये जो वीडियो बेटा इसका पार्ट 2 है सीमन एनालिसिस का, तो प्लीज़ आप पहले वाला पार्ट देखिए, फिर ये पार्ट देखना तो आपको इजीली समझ में आएगी चीज़ें कि हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेटा मेरा टॉपिक है आज का सीमन एनालिसिस का वो है फिजियोलॉजी ऑफ समाइनल फ्लूइड। क्या देख रहे हैं हम? फिजियोलॉजी ऑफ समाइनल फ्लूइड पढ़ रहे हैं हम एनालिसिस में। और इसके पहले भी हमने एनालिसिस में इसका फिजियोलॉजी में पार्ट 1 जो है जनरल कंसिडरेशन वाला, जिसका प्रीवियस वाला टॉपिक इसको कवर कर चुका हूँ, और इस टॉपिक में हम फिजियोलॉजी ऑफ समाइनल फ्लूइड को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के सीरीज में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमन, यानी कि सीमन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है ना। पहले तो आपने देख लिया कि सीमन क्या होता है, सीमन का क्यों एनालाइज करते हैं, तो आपने चीज़ें क्लियर कर ली थी, है ना। मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से किया जाता है, गोनाडल फंक्शंस डिसफंक्शन कर रहा है, या कोई क्राइम ब्रांच वाला कोई केस है ना, या इनफर्टिलिटी वाला कोई केस है ना। ऐसे केसेस में क्या होता है, सीमन एनालिसिस किया जाता है, और ये किस में होता है, पुरुषों में किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है फ्रक्टोज। इसमें प्रेजेंट रहता है फ्रक्टोज। ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ शुगर। शुगर का एक काइंड है ये, है ना। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे काइंड होते हैं ना शुगर के, उस तरीके से फ्रक्टोज भी होता है, और बहुत रिच हाईली कंटेंट रहता है फ्रक्टोज किसमें, सीमेन में, ठीक है। और ये समाइनल फ्लूइड्स और समाइनल वेसिकल्स के द्वारा किसका, उसका सिक्रीशंस होता है, ठीक है। पोटेशियम, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, ये सारे एलिमेंट्स भी क्या प्रेजेंट रहते हैं सीमन में। ये सब चीजें बेटा प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम होता है बहुत रिच, सिट्रिक एसिड होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है, सीमन में प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट रहता है? एर्गोथायोनिन। थायोनिन क्या है? एक प्रकार का आपका एंटीऑक्सीडेंट रहता है ना। तो एर्गोथायोनिन इसमें प्रेजेंट रहता है। एक होता है ग्लूटाथायोनिन और ये एर्गोथायोनिन, ठीक है। थायोनिन कंटेंट्स क्या है? एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है फॉस्फेटिडाइकोलिन। क्या है? फॉस्फेटिडाइकोलिन। फॉस्फेटिडाइकोलिन क्या है? ये भी इसमें सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या मैं आपको एक्चुअली मैं जनरल कंस्टिट्यूएंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। कि आप जब कभी कहीं आंसर करो तो आपको पता होना चाहिए कि सीमन तो है, सीमन के अंदर स्पर्म है, हमको पता है, स्पर्मेटोजोआ है जो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, पर इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है स्पर्म को, वो हमारा जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्योंकि सीमन है, सीमन में क्या है? स्पर्म है। स्पर्म क्या एक काइंड ऑफ सेल है जो कि क्या करता है, यहाँ से वह जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। सीमन स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन बैकग्राउंड की जरूरत है, जो कि उसको समाइनल वेसिकल्स से मिलता है, जो इसमें ये सब चीजें कंटेंट रहती है। और क्या प्रोवाइड करता है इसको? मोबिलिटी, यानी कि उसका मूवमेंट, यहाँ से वहाँ जो मूवमेंट करता है ना। टेडपोल देखा है? देखा आपने? देखा बच्चों ने, किसी ने अगर देखा होगा, देखिए ना कहीं पानी जमा होता है, हो जाता है कहीं पोखंड में, कहीं है ना, कहीं गड्ढे में कहीं ढेर सारा पानी जमा हो गया, कोई ये नाली है, नदी है, तो उसमें टेडपोल रहते हैं। टेडपोल देखिए ऐसे ऐसे मेंढक के बच्चे, मेंढक के बंडा देता है तो टेडपोल में कन्वर्ट होता है वो। तो उस तरीके से टेडपोल कितनी फास्ट यहाँ से वहाँ भागते हैं, है ना। तो उसके पीछे क्या एक टेल रहती है जो उसको क्या मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपकी मोबिलिटी किसके द्वारा है? आपके पैरों के द्वारा है। मूवमेंट किसके द्वारा है? अब ये यहाँ से यहाँ एक कदम मैंने बढ़ा दिया, ये कदम में इधर स्विच हो गया, तो ये मोबिलिटी मेरी किसके द्वारा है? मेरे पैरों के द्वारा मेरी मोबिलिटी है। इस तरीके से स्पर्म की मोबिलिटी किसके द्वारा होती है? उसके टेल के द्वारा होती है। और मोबिलिटी के लिए मीडियम, समझ में आ रहे हो? मोबिलिटी के लिए एक मीडियम होना, मीडियम जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ वॉकिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जमीन है, ठीक है। क्या मैं पानी में चल सकता हूँ? पानी में मेरी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा प्राणी हूँ? मैं धरती पर रहने वाला प्राणी हूँ, है ना। ह्यूमंस अपन एक्वेटिक क्रिएचर्स नहीं है। हाँ, हम तैर सकते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। हम तैर के
नदी क्रॉस कर सकते हैं, पर हमारी जो मोबिलिटी, जो हमारी जो शरीर की जो नेचुरल मोबिलिटी है, हम किस पर रहने के लिए बने हैं? हम जमीन पर रहने के लिए बने हैं। तो जमीन क्या है? हमारा मीडियम है, माध्यम है हमारी मोबिलिटी का। किसका? हमारे इधर से उधर चलने का। उस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स का, यानी कि पानी में रहने वाले जीवों का मीडियम क्या है? मोबिलिटी के लिए, इधर से उधर चलने के लिए पानी है। वो जमीन पे तो चल नहीं सकते, है ना, पानी में ही बढ़ सकते हैं। जैसे पक्षी, उनके लिए पंख है, उनका जो मोबिलिटी का साधन क्या है? पंख है। और मीडियम क्या है? हवा है ना। वो जमीन पे चल तो सकते हैं, उनके पैर होते तो हैं, पर वो खासकर किस चीज के लिए बने गए हैं? उड़ने के लिए बने गए हैं। ठीक है, वैसी स्पीड वो जैसी कि अदर एनिमल्स जो जमीन पर रहने वाले, उनकी स्पीड वो नहीं रख सकते, है ना, बर्ड्स वगैरह। इस प्रकार मेरा बताने का आपको मतलब ये है कि स्पर्म है, मोबिलिटी उसकी है उसके टेल के द्वारा, पर एक मीडियम जो रहता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उसका मीडियम है सेमाइनल फ्लूइड। क्या है? सेमाइनल जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड उसका मीडियम, उस फ्लूइड के द्वारा वो क्या होता है? यहाँ से वहाँ मोबिलिटी कर सकता है, यानी कि यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो ये मेरा आपको मतलब था बताने का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के बारे में, और ये सारी चीजें उसमें क्यों प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दूसरा उसको एक मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो सीमन है ये कितना कितना हर ग्लैंड्स में से निकल के आता है ना। सीमन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीशन। अगर मैं इसको बोलूं इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीशन, यानी कि कुछ ग्लैंड्स में से सबसे निकल के आया हुआ एक निचोड़ है। समझ में आई मेरी बात? हर ग्लैंड में से कुछ सिक्रीशन निकल के आया और वो इकट्ठा बन के जो एक फ्लूइड तैयार हुआ, उसको बोलते हैं हम सीमेन, है ना। कुछ आएगा आपका सेमाइनल वेसिकल से, कुछ आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, कुछ आएगा आपका बल्ब्यूथरल या कॉपर्स ग्लैंड जिसको बोला जाता है, उन ग्लैंड से क्या आता है? सिक्रीशंस आता है बेटा। और ये सब सिक्रीशन कुछ आता है, हाँ, और जो मेन सिक्रीशन कहाँ से आता है? आपका टेस्टिस से या टेस्टिकल से। तो ये जब सिक्रीशन सब आपस में आके मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये सीमन एक रूप बनता है ना। सीमन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीशन। अभी जो ग्रुप ऑफ सिक्रीशन है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? ये जो ग्रुप ऑफ सिक्रीशन है, ये कितना परसेंट कौन सी ग्लैंड में से निकल के आता है ना। अभी 100% जो है वो है सीमन। अब इस 100% में से कितना परसेंट आया है तो वो 100 बना है। वो समझ में आ रही मेरी बात? कितना आकर वो पूरा 100% बना है, वो चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 60% ऑफ सीमन वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स, यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं बेटा, उसमें से जो 60% जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, 60% वॉल्यूम ऑफ सीमन किस में से निकल के आता है? सेमाइनल वेसिकल्स में से निकल के आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 20% ऑफ सीमन वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि 60% तो कहां से आया? सेमाइनल वेसिकल से आया। बाकी रेस्ट ऑफ द 20% जो बचा, और भी बचा है, मतलब 40% बचा है, पर उसमें से 20% है वो किस में से आता है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में से। और 15 से 20% जो लास्ट का जो मतलब 20% जो है फिगर, तो इसको 15 से 20% का फिगर मानते हैं। ये जो फिगर बचा है बेटा, ये आता है आपका सीमन वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, कोपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, कोपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये जो एपिडिडमिस और वास डिफरेंस क्या है बेटा आपका? इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्टिकल। टेस्टिकल्स के पार्ट है एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, ये जैसे कि टेस्टिकल है, ये टेस्टिकल है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, ये सब इसमें जो अटैच है ना इसके वेन्स जैसे स्ट्रक्चर, उसमें से ये निकल के आता है। ठीक है, तो बात मेरी समझ में आई आपको? ज़्यादा इसमें बहुत कठिन नहीं है एक्चुअली, कुछ समझने लायक, पर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 60% आता है किस में से? सेमाइनल वेसिकल्स में से, 20% आपका आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में से, और रेस्ट ऑफ द 20-15% आता है एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, कॉपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को बल्ब्यूथरल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कॉपर्स ग्लैंड सर कहीं पढ़े नहीं, इनको एक्चुअली में बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड को। तो बेटा इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे
और इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा कि सीमन के 3 प्रकार के फ्रैक्शन है, सिक्रीशन है, और वो 3 प्रकार के फ्रैक्शन इजैकुलेशन के समय किस तरीके से होते हैं मैं आपको अभी कवर करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ सेमिनल फ्लूइड में आपको पढ़ा रहा था, और इसमें आप देखेंगे बेटा हम इसके द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन रिजल्ट्स इन द मिक्सिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्चर्स ऑफ सीमेन। ये पॉइंट हम समझेंगे कि जो प्रोसेस है इजैकुलेशन का सीमेन का, तो वो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में इजैकुलेट होता है। ठीक है, क्या कुछ नई बात लग रही है आपको? बिल्कुल नई बात है ये, है ना, जिसको नहीं पता है। ऐसा हम समझते हैं कि सीमेन एज अ होल एक बार में सीक्रेट हो जाता है। सीमेन एज अ होल एक बार में सीक्रेट नहीं होता है, निकलता तो जरूर है एज अ होल, पर उसके 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रकार के उसके फ्रैक्शंस आते हैं, उसमें डिविजन्स आते हैं कि जो कुछ पार्ट निकले, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूरिन कलेक्शन बताया था मैंने आपको, यूरिन एनालिसिस पढ़ाया था। तो यूरिन जब हम से तो सेल्फ कोई कलेक्शन, उसका कोई स्टाफ नहीं आएगा, उस तरीके से सेल्फ आपको कलेक्ट करके उसको देना है, सबमिट करना है लेबोरेटरीज में जहाँ पे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे भी सीमन सेल्फ कलेक्ट करके उसको सबमिट करना है। तो मैंने आपको यूरिन में बताया था कि मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन करते हैं कि पहले वाली पास करो, मिडिल वाली यूरिन हम कलेक्ट करते हैं, और जो लास्ट वाली उसको फिर से पास आउट कर दो, है ना, उसको कलेक्ट मत करो। इस तरीके से 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में यूरिन का करते हैं, कलेक्शन करते हैं। सीमेन का एज अ होल कलेक्शन करते तो एज अ होल ही कलेक्शन होता है इसका, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में उसको कलेक्शन नहीं कर सकते उसका, पर इसके 3 डिस्टिंक्टली जब सीक्रेट होता है तो अलग अलग फॉर्म रहते हैं, तो उस फॉर्म को हम समझेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन रिजल्ट्स इन द मिक्सिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्शन ऑफ सीमन। जो प्रोसेस है सीमन का इजैकुलेशन का, ठीक है, सीमन का या तो कल्टीवेट करना है, सीमन का बाहर आने का जो प्रोसेस है, इन द मिक्सिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्शंस ऑफ सीमन, यानी 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्शंस, 3 डिफरेंट टाइप की उसमें चीजें मिलती हैं, और फिर एज अ होल सीमन वो बनता है, बाहर आता है। ठीक है, तो एक एक करके एक फ्रैक्शन को हम समझेंगे। द फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लियर विस्केड फ्लूइड फ्रैक्शन मे बी टू क्लींस ड्यूरिंग कॉइटस, या ड्यूरिंग जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के समय जो फर्स्ट सिक्रीशन आता है, द फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लियर विस्केड, तो क्या रहता है वो? क्लियर विस्केड फ्लूइड रहता है। विस्केड यानी थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा। द फंक्शन ऑफ फर्स्ट विस्केड फ्लूइड फ्रैक्शन में बी टू किसके लिए? टू क्लींस, साफ करने के लिए, लुब्रिकेट द यूरेथ्रा फॉर बल्क ऑफ फॉलोइंग इजैकुलेट, यानी कि द फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लियर, क्लियर दिखता है तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है वो फ्लूइड जो फर्स्ट रहता है ना, फ्लूइड। ये कब बोल रहा हूं मैं? एज अ होल सीमन अभी नहीं आया बेटा, सीमन आने की पहले वाली स्टेज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उसके पहले एक विस्केड फ्लूइड निकलता है। विस्केड फ्लूइड मे बी टू क्लींस, साफ करता है, लुब्रिकेट करना यानी चिकनाहट देता है। लुब्रिकेट किसको करता है? द यूरेथ्रा फॉर बल्क ऑफ फॉलोइंग इजैकुलेट, यानी यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है ताकि बल्क में जो इजैकुलेशन निकलेगा वो क्लियरली पैसेज जो है आपका यूरेथ्रा का जो पैसेज है जिसके थ्रू सीमेन को बाहर आना है, वो जो लाइन है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए। ठीक है, किसी प्रकार का अंदर फ्रिक्शन, घर्षण ना हो। तो इसलिए क्या होता है, एक पहले फ्रैक्शन, एक फ्लूइड निकलता है जो कि एक तो क्लीन करता है, क्लींस करता है अंदर से, और लुब्रिकेट कर देता है अंदर से यूरेथ्रा को और बाहर से पेनिस को। ठीक है, ड्यूरिंग कॉइटस में, ताकि लुब्रिकेट रहे और क्या ना हो, अंदर से कोई इस तरीके की डिफिकल्टी ना निकले सीमन को निकलने के लिए। ठीक है, आपको पहला फ्रैक्शन समझ में आया। सेकंड फ्रैक्शन, द सेकंड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस। जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें कुछ पोर्शन स्मॉल अमाउंट में भी होता है। कहां से निकलता है वो? एपिडिडिमिस में से और वास डिफरेंस में से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन निकलता है सेकंड फ्रैक्शन जो रहता है। और क्या रहता है सेकंड फ्रैक्शन में? एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी जो सेकंड फ्रैक्शन जो निकल रहा है सीमन का, वो सेकंड फ्रैक्शन क्या रहता है? उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रहता है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट जो था फ्रैक्शन निकला क्या? ट्रांसपेरेंट था वो, है ना, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता रहता है, विस्केड रहता है, और कैसा रहता है वो?
क्लीन करने के लिए और लुब्रिकेट करने के लिए रहता है यूरेथ्रा को, और ऊपर से पेनिस को कॉइटस के समय, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स, हाँ, और ये कहाँ से निकलता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरेथ्रल एंड कॉर्पस ग्लैंड। और जो फर्स्ट फ्रैक्शन कहाँ से निकलता है, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन निकलता है लुब्रिकेशन किसके द्वारा होता है? कॉर्पस यानी बल्बोथ्रल ग्लैंड और यूरेथ्रल ग्लैंड से वो सिक्रेशन निकलता है जो कॉइटस के समय क्या करे? लुब्रिकेट करे, है ना, चिकनाहट दे ताकि फ्रिक्शन ना हो। सेकेंड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि वो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्रेशंस रहता है, कुछ एपिडिडमिस और वास डिफरेंस से निकलता है, और कुछ जो लार्ज प्रोपोर्शन जो ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है वो स्पर्मेटोजोआ निकलते हैं एपिडिडमिस और वास डिफरेंस में से, ठीक है। ये था सेकंड फ्रैक्शन। जो थर्ड फ्रैक्शन है यानी जो लास्ट जो सीमन बच गया है इजैक्यूलेट होने के लिए, निकलने के लिए, द थर्ड फाइनल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ म्यूकॉइड सिक्रेशन। म्यूकॉइड यानी कि बहुत म्यूकसी, बहुत गाढ़ा रहता है वो सिक्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्टिंग ऑफ द समाइनल वेसिकल। क्या रिजल्ट है ये कि समाइनल वेसिकल में जितना भी कॉइटस के समय जो भी प्रोड्यूस हुए हैं फ्लूइड वो खाली कर देता है। जब वो समाइनल वेसिकल्स खाली हो जाती हैं तो एक लास्ट में एक म्यूकॉइड फ्लूइड का निकलना जो है, यानी कि अब जो है भाई समाइनल वेसिकल खाली हो गई है। तो इस तरीके से बेटा 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्शन होते हैं सीमन के इजैकुलेशन के समय। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया हूँ, ज़्यादा इसमें और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। 3 तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, इसमें निकलते सब एक बार में, पर हमको तो नहीं समझ में आता है वो जब एनालिसिस करते हैं। इसको एनालिसिस करने के समय ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीमन एनालिसिस में हमने इसका फिजियोलॉजी ऑफ समाइनल फ्लूइड का कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा मैं आपको बताऊंगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की स्टडी करेंगे कि स्पर्म कैसा रहता है, क्या क्या स्पर्म के अंदर कंटेन होता है। और स्पर्म को जब हम समझ जाएंगे बेटा, उसके बाद में आपको सीमन एनालिसिस की जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है कि उसका कलेक्शन और उसका एनालिसिस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, वो चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।